नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। गाइज कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। गाइज हमारा नया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है गाइज, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी दैनिक हम रूटीन में जो ओटी में काम करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, तो एक नर्सिंग ऑफिसर और एक ओटी टेक्नीशियन के लिए, एक ओटी अटेंडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर होती है, जो ऑपरेशन होता है उसमें पेशेंट की डिफरेंट पोजीशन होती है, तो उसकी क्या क्या गाइडलाइन होती है, क्या क्या हमें चीजें देखना होती है, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही मस्त टॉपिक है, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है आपको। पोजीशन ऑफ द पेशेंट फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है गाइस, सर्जिकल प्रोसीजर जो कि ऑपरेशन होता है जो हमारा, उसमें ऑपरेशन में क्या है कि ऑपरेशन जो अलग अलग पार्ट का होता है, अलग अलग उसका होता है, तो उसको हमें पोजीशन भी उस पार्ट के हिसाब से हम पेशेंट की पोजीशन देते हैं, तो उसी को आता है। तो उसकी पोजीशन भी कई प्रकार की होती है। पोजीशन के पहले हम पूरी ओटी टेबल को हमें पढ़ना पड़ेगा। ओटी टेबल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, ओटी टेबल की कैसे मूव करती है, क्या क्या उसमें अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे उसकी गाइडलाइन की पोजीशन देने के लिए, गाइडलाइन ऑफ द पोजीशन फॉर द पेशेंट। इसकी एक यूनिवर्सल गाइडलाइन होती है, उसी गाइडलाइन के अनुसार हमें पोजीशन देना होती है और उसी गाइडलाइन को फॉलो करना भी हमारा काम होता है। फिर आता है पार्ट्स ऑफ द ओटी टेबल, पढ़ेंगे हम कि ओटी टेबल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओटी टेबल के बहुत ऐसे पार्ट्स होते हैं, 8-10 पार्ट्स है कि जो लोअर लिम्ब के भी होते हैं, अपर लिम्ब के भी होते हैं। ठीक है गाइस, फिर सिटिंग पोजीशन के होते हैं, इसके बाद में लेटरल पोजीशन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना। तो हेडरेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो 8-10 पार्ट्स होते हैं ओटी टेबल के, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा है केयर ऑफ द ऑपरेशन टेबल, है ना। ऑपरेशन टेबल की हमें क्या क्या केयर करना चाहिए, किस प्रकार से केयर करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। टॉपिक होता है कि ऑपरेशन टेबल की केयर हमें क्या क्या करना चाहिए, नहीं तो पता चले कि ऑपरेशन के दौरान या फिर ऑपरेशन के लिए जब हम पेशेंट की पोजीशन दे रहे हैं तो टेबल में जाम हो गई है, या टेबल लॉक हो जाती है, या खराब हो जाती है, तो हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि केयर ऑफ द ऑपरेशन टेबल की हमें किस प्रकार से केयर करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद डिफरेंट पोजीशन फॉर द ऑपरेशन। ठीक है गाइस, तो ये जो ऑपरेशन की पोजीशन होती है, ये भी 12-14 पोजीशन होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओटी में काम करने वाले एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए, एक ओटी टेक्नीशियन के लिए। तो हम सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे कि जब भी पेशेंट को ऑपरेशन के लिए सुनिश्चित कर लिया जाता है, जब ऑपरेशन थिएटर में लाते हैं, तो सबसे पहले एनेस्थेटिक डॉक्टर के द्वारा एनेस्थेसिया दिया जाता है। हमने जो बेसिक सर्जिकल अभी पढ़ा था उसमें हमने देखा था। तो एनेस्थेसिया देने के बाद में क्या करते हैं, हम पेशेंट की पोजीशन देते हैं कि कौन से पार्ट की, कौन से भाग का ऑपरेशन होना है, उस हिसाब से सर्जन पोजीशन डिसाइड करते हैं और उस पोजीशन को हमें देना होता है। पोजीशन भी बहुत बड़ा एक प्रोसीजर होती है, जिसमें हमें पेशेंट की केयर करना पड़ती है, बहुत सावधानी पूर्वक पेशेंट को केयर करना पड़ती है, ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार का बॉडी को कोई नुकसान ना हो, कोई चोट न लगे, किसी भी प्रकार का कोई नर्व कॉम्प्रेशन ना हो। तो ये सारी चीजों को हमें पोजीशन ऑफ द पेशेंट को करते समय देखना होता है। तो इसको हम सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, बहुत मजा आएगा आपको। तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज तो आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अब हम आगे देखते हैं हमारा गाइडलाइन ऑफ पेशेंट पोजीशन। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की पोजीशन देते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये हमारे लिए एक टेक्नीशियन के लिए, एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन सी गाइडलाइन है। पहले नंबर पे हमारा है मेंटेन ऑफ पेशेंट एंड डिग्निटी। ठीक है गाइस, इसका क्या मतलब है मेंटेन ऑफ पेशेंट डिग्निटी, कि जो पेशेंट की मर्यादा होती है, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जब पेशेंट जीए में होता है तो हमें उसकी मर्यादा का भी ध्यान रखना है, उसके अधिकारों का भी ध्यान रखना है। तो इसको कहते हैं पेशेंट डिग्निटी। इसके बाद में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन पोजीशन, जो पेशेंट की सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, वो भी हमें उसको ध्यान में रखना है कि पोजीशन लगाते समय जो पेशेंट की जो कोई स्ट्रेस ना हो जाए, पेशेंट को कोई खिंचाव नहीं आ रहा हो, या फिर कोई स्किन डैमेज ना हो जाए, है ना। तो ऐसी भी चीज़ों का रखना है ध्यान हमें। कोई नर्व कॉम्प्रेशन तो नहीं हो रहा है ना, या कहीं पेशेंट को जैसे कोई मसल्स कॉम्प्रेशन, नर्व कॉम्प्रेशन तो नहीं हो रहा है,
इन सारी चीज़ों को हमें विशेष तौर पे पोजीशन देते समय ओटी में ओटी टेबल को पोजीशन देते समय हमें ये चीज़ों को देखना है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा प्रोटेक्शन ऑफ स्केलेटल एंड न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जो स्ट्रक्चर होती है हमारी, उसको हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। वही चीज़ें इसमें कि कोई नर्व कॉम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। वो जो हमारा स्केलेटल होता है, जो हमारी बोनी स्ट्रक्चर होती है, उसमें भी कोई डैमेज ना हो या कोई कॉम्प्रेशन ना हो पोजीशन देते समय। ये बहुत ही विशेष सावधानी हमें रखना होती है पोजीशन देते समय पेशेंट की। फिर हमारा आएगा मिनिमल इंटरफेरेंस विथ सर्कुलेशन। पेशेंट को हमें कम से कम मूवमेंट कराना चाहिए, कम से कम सर्कुलेट कराना चाहिए पेशेंट को हमें। और हमें कभी भी बिना एनेस्थेसिया या एनेस्थेटिक जो डॉक्टर होते हैं उनके बिना परमिशन के हमें पेशेंट को कभी भी मूव नहीं कराना चाहिए। जो भी हमें पोजीशन चेंज कराना है या कुछ मूवमेंट करना है तो हमें एनेस्थेसिया के जो हमारे एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं उनकी परमिशन से ही हमें पेशेंट की पोजीशन को मूव करना चाहिए या चेंज करना चाहिए। फिर प्रोवाइड पेशेंट कंफर्ट एंड सेफ्टी। जो पेशेंट की जो सुरक्षा है उसको हमें कंफर्ट एवं सेफ्टी तरीके से हमें उसको देखना है कि कहीं पेशेंट को कोई खिंचाव तो नहीं आ रहा, कोई नर्व कॉम्प्रेस तो नहीं हो रहा। ये वही चीज़ है। तो हमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट की पोजीशन हम देते हैं। ठीक है गाइस, हम और इसके बाद में हम आगे का देखते हैं। गाइडलाइन देख लिए, अब हम उसको आगे का देखते हैं ओटी टेबल का। अभी हमने देखा, इसके बाद में हम आगे का देखते हैं पार्ट्स ऑफ ओटी टेबल। ओटी टेबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और वही मैं बता दूं आपको कि ये ओटी टेबल के जो पार्ट्स हो गए। इसके बाद में केयर ऑफ द ऑपरेशन टेबल, और फिर हमारे तीसरे नंबर पे डिफरेंट पोजीशन फॉर द ऑपरेशन। तो जो ऑपरेशन की जो पोजीशंस होती है, जो कि हमने बताया था कि 10-12 प्रकार की जो पोजीशन होती है, जो ऑपरेशन के दौरान जो सर्जन पेशेंट के पार्ट या भाग के अनुसार जो पोजीशन डिसाइड करते हैं सर्जन हमारे, उसी अनुसार हम पेशेंट की पोजीशन देते हैं। और जो कि 10-12 प्रकार की पोजीशन होती है जिसको कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सुपाइन पोजीशन हो गई, डोर्सल पोजीशन हो गई, है ना, सिटिंग पोजीशन हो गई, ट्रेंडेलियन बर्थ पोजीशन हो गई, लेटरल पोजीशन हो गई। तो ऐसी डिफरेंट पोजीशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ओटी टेबल, है ना। ओटी टेबल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ओटी टेबल के 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसका जो पहला पीस होता है, जो जिसको कि हम हेड पीस कहते हैं, जहाँ पे हमारा हेडरेस्ट करता है। इसके बाद में जो हमारा दूसरा पार्ट्स होता है ओटी टेबल का, वो हो गया हमारा मिडिल पार्ट, जो कि हमारे ट्रंक के लिए होता है। जो कि और एक एडल्ट पेशेंट का जो किडनी लेवल होती है, उसको एडल्ट पेशेंट की किडनी लेवल फॉर द ओटी टेबल का जो मिडिल पार्ट होता है, वो एडल्ट पेशेंट की किडनी लेवल का जो ट्रंक वाला पार्ट होता है। इसके बाद में जो हमारा तीसरा नंबर का जो लास्ट पार्ट होता है, जिसको हम लोअर एक्सट्रीमिटीज कहते हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब जो लोअर लिम्ब के लिए होता है। इस प्रकार हमारे ओटी टेबल के 3 पार्ट्स होते हैं। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। मतलब 3 पार्ट से मिलकर हमारा ओटी टेबल बना होता है। और ये पार्ट क्या काम करता है कि सभी पार्ट जो होते हैं वो डिटैचेबल होते हैं, उसको हम निकाल के आसानी से मूव कर सकते हैं और उसी के जरिए हम पोजीशन देते हैं। जैसे आप अप करना है, हेड डाउन करना है, हेड अप करना है, फुट अप करना है, फुट डाउन करना है, टिल्ट करना है, लेफ्ट टू राइट। तो ये ओटी टेबल के पार्ट के जरिए ही ये संभव होता है। और यही हमारा ओटी टेबल के 3 पार्ट्स जो मेन होते हैं। और जब भी हम ओटी टेबल पर पेशेंट को शिफ्ट कराते हैं, तो वही गाइडलाइन हमने बताया कि पेशेंट को किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई चोट नहीं होना चाहिए। पेशेंट की जो डिग्निटी होती है, उसकी जो मर्यादा होती है, उसका जो अधिकार होता है, वो हमें यथावत रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट बेहोश है या अनकॉन्शियस है तो उसका हाथ या पैर कहीं भी लटक रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमें सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद में पेशेंट को कोई नर्व कंप्रेशन ना हो, कोई चोट न लगे। इसके बाद में जो हमारी ओटी टेबल होती है, उसमें ओटी टेबल पर ऑपरेशन के पहले या फिर बाद में कभी भी हमें पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। ठीक है गाइस, क्योंकि जो हमारी ओटी टेबल होती है वो बहुत ही चौड़ाई उसकी बहुत कम होती है और पेशेंट की जमीन पर गिरने की संभावना रहती है। इसलिए एक नर्सिंग ऑफिसर को, एक ओटी टेक्नीशियन को, पैरामेडिकल स्टाफ को, है ना, कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें पेशेंट को ओटी टेबल पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो पेशेंट होश में हो या ना हो, फिर भी हमें ओटी टेबल पर पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और एक खास बात यह है कि नर्सिंग ऑफिसर और ओटी टेक्नीशियन को, ओटी स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन के पहले जब हमने पेशेंट शिफ्ट कराया था तो पेशेंट कहीं हैंडीकेप्ड तो नहीं है, है ना। ये भी हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो कि ऑपरेशन के। हाँ भाई, अभी हमने देखा था पार्ट्स ऑफ
ओटी टेबल। ठीक है गाइज, इसके बाद में और भी इसके पार्ट्स है, इसके भाग हैं, उसको हम देखते हैं। फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ओटी टेबल है ना, ओटी टेबल के दो मेन तरीके से दो पार्ट में फिर इसको बांट रखा है उसकी एसेसरीज के अनुसार। तो टॉप, टेबल टॉप हो गया और लिफ्ट बेस हो गया। ठीक है, टेबल टॉप में कौन कौन से पार्ट आते हैं, लिफ्ट बेस में कौन कौन से पार्ट आते हैं, उसको हम देख लेते हैं। टेबल टॉप में क्या आएगा हमारा, हेड सेक्शन जो कि डिटैचेबल होता है। ठीक है गाइस, इसके बाद में नंबर बी भी है। टेबल टॉप हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जो इसमें बी पे हम देखेंगे ट्रंक सेक्शन। ठीक है गाइस, सी पे हमारा है लेग सेक्शन। ये तीनों सेक्शन जो है डिटैचेबल होते हैं। इसके बाद में हमारा आ गया ब्रेक या फिर ज्वाइंट ऑफ सेक्शन। ठीक है गाइस, इसके बाद में हमारा आ गया मेट्रस, इसके ऊपर होता है हमारा गद्दा। तो ये टेबल टॉप हो गई, जिसमें हमारा ये आता है 1 2 3 4 5। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया मेट्रस, ये आ गया ओटी टेबल का टॉप, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं लिफ्ट बेस। लिफ्ट बेस में कौन कौन सी चीजें होती है। दूसरे नंबर का हम देखते हैं लिफ्ट बेस, है ना। टेबल का जो दूसरा पार्ट होता है, पहला तो हमने देखा था टेबल टॉप, दूसरा हमारा हो गया लिफ्ट बेस। लिफ्ट बेस में क्या क्या चीजें होती है, लिफ्ट बेस में होता है हाई कंट्रोल हो गया लिफ्ट बेस में, है ना। हिल सेगमेंट कंट्रोल होता है। इसके बाद में लेंथ कंट्रोल होता है, लेंथ सेक्शन कंट्रोल जो हो गया। इसके बाद में ब्रिज या एलिवेटर सेक्शन होता है और पेडल ब्रेक। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ओटी टेबल के जो हमारे जो था वो दो मेन भाग जो दो थे, वो था टेबल टॉप और दूसरा हो गया लिफ्ट बेस, है ना। तो ये लिफ्ट बेस के ये 5 पॉइंट लिफ्ट बेस में भी होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं केयर ऑफ द ओटी टेबल। तो ओटी टेबल की क्या क्या केयर करना चाहिए तो हम बता देते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं। ओटी टेबल को क्या है, समय समय पर जो उसके पार्ट्स होते हैं जो डिटैचेबल होते हैं, उसको समय समय पर लुब्रिकेंट के द्वारा हमें उसको लुब्रिकेंट करना चाहिए। इसके बाद में नंबर 2 पे हमें जो हमारा डिसइंफेक्ट होता है, उससे हमें हमेशा टेबल के पार्ट्स को भी डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि जो हमारी ओटी टेबल होती है, उसकी एसेसरी जो होती है, उसको भी हमें लुब्रिकेट करके रखना चाहिए। और ओटी टेबल की पर्याप्त साफ सफाई हमें हमेशा रखना चाहिए। और समय समय पर जब भी हमारे पास फ्री टाइम हो, तो दिन में एक बार या दिन में 1-2 दिन में छोड़ के ओटी टेबल के सारे मूवमेंट को हमें चेक करना है। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारी केयर ऑफ द ओटी टेबल। तो ये हमारा पूरा टॉपिक अभी ये हो गया। इसके बाद में हम आगे का देखेंगे कि ओटी टेबल की कौन कौन सी एक्सेसरीज होती है। ठीक है गाइस, थैंक यू। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो उसको मिले, क्योंकि पढ़ना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ निवेदन है मेरा, आप नोट्स बनाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।